नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात देश के दुश्मन इन दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और पिछले 15 दिन में 18 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 6 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब से बातचीत का नया सिलसिला भी शुरू हुआ है और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आतंकी और बौखला गए हैं, लेकिन सुरक्षा बल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल की ये बड़ी सफलता जो है वो सामने दिख रही है। 15 दिन में 18 आतंकी ढेर, पिछले 24 घंटों में ही 6 को मार गिराया, 2 को अभी घेर रखा है, ये खबर आ रही है। अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक 71 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में ही अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के हाथों 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुलवामा में भी जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं राजौरी में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हुए। इस साल अब तक 71 आतंकी मारे जा चुके हैं और जैसे ही ये हरकत में आए और इनको लगा कि ये सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वहां पर जब ड्यूटी ऑफ ड्यूटी है, पीठ पीछे वार कर कर भाग सकते हैं, तो इनको घेर कर इनको मारा जा रहा है। जैसे कि पेस्ट कंट्रोल होता है, वैसे ही इन दहशतगर्दों को चुन चुन के हमारे सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में ढूंढ कर, वहाँ पकड़ कर, घेर कर उन्हें मार रहे हैं। और सही बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा थमाई गई बंदूकें, उनकी जो गोलियां हैं, वो अब मासूमों की जान यहाँ भारत में नहीं लेंगी और ये कतई भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप बोल दिल्ली से जुड़ रहे हैं और मेजर लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। जनरल के सिन्हा, नमस्ते। लेकिन पहले मैं संदीप बोल और रिफत अब्दुल्ला से जानना चाहूँगा। रिफत, बहुत सारे जो इनकाउंटर्स हुए हैं सुरक्षा बलों को पिछले 24 घंटे में ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में काफ़ी सफलताएं मिली हैं। हाँ, हमारे 2 जवान शहीद हुए, लेकिन जो टेररिस्ट वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पीस के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति के वातावरण को खराब करने की, दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घेर कर चुन चुन के मारा जा रहा है। देखिए आनंद, जिस तरीके से आपने कहा 71 जो मिलिटेंट हैं वो मारे जा चुके हैं एक साल में अभी तक, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक 71 मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। और हमने देखा कि पिछले 15 दिनों में 18 मिलिटेंट मारे गए हैं और उसमें कुछ टॉप कमांडर भी शामिल हैं। आपको मालूम है कि कुछ पुलिस वालों की किलिंग्स हुई थी, उसमें एक इंस्पेक्टर भी था जो CID में काम कर रहा था। और जब ये चीजें हुई उसके बाद सुरक्षा बलों ने कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला फिर से तेज कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत हद तक ऑपरेशंस को रोक दिया गया था। लेकिन हमने देखा पिछले 15 दिनों में बहुत तेजी के साथ ऑपरेशंस किए गए और आज जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ था कुलगाम में। हालांकि वहां इंफॉर्मेशन मिल रही है कि शायद मिलिटेंट रात के अंधेरे का फायदा लेकर भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ऑपरेशन अभी भी समझा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन 18 मिलिटेंट जो है वो पिछले 15 दिन में मारे गए, तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस अब कितनी तेजी से चल रहे हैं। आर्मी, CRPF और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशंस कर रही है और जो टॉप कमांडर्स थे उनको मारा गया। और सबसे ओल्डेस्ट मिलिटेंट जो सोपोर में था, मेहराजुद्दीन, उसको भी मार दिया गया। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि इस साल 71 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से काफी देर तक हमने देखा कि हॉल्ट पे रखा गया था ऑपरेशंस को, लेकिन फिर से अब तेजी लाएगी जब पुलिस वालों की किलिंग्स हुई या सिविलियन की किलिंग्स हुई। जी रिफत, अभी संदीप बोल भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ है। संदीप बोल, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में दहशत फैलाओगे तो ठोक दिए जाओगे, ये मैसेज साफ है। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी तक इस साल 71 टेररिस्टों को मारा गया है, आतंकवादियों को मारा गया है, लेकिन पिछले साल
जब 2020 में जो है जब कोरोना पीक पर था उस वक्त भी जो है एनकाउंटर नहीं रुके थे, जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो नहीं रुका था। पिछले साल तो 220 लोगों को जो है आतंकियों को जो है ढेर किया गया था। तो ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी नई नई तकनीक बदलने की कोशिश करता है, एक तरफ FATF में जाने से पहले वो सीज़ फायर करता है, सीज़ फायर का वायलेशन ना करे इस पर सहमत होता है, लेकिन अंदर खाने वो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। घुसपैठ की कोशिशें अब भी जारी है, ड्रग्स और पैसा और हथियार जो है उसको भारत में भेजने की कोशिश जारी है। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में पहले से ही पता था कि पाकिस्तान भले ही अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी फितरत जो है वो कभी नहीं बदलेगी। लिहाजा भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशंस को इतने मजबूत तरीके से किया, और ये ऑपरेशंस अगर सक्सेस हो रहे हैं आनंद, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लोकल सपोर्ट, जो लोकल इंटेलिजेंस है वो उनको टाइम टू टाइम और सटीक मिल रही है। और उसके पीछे की वजह यह है कि वहाँ के लोग अब आतंकियों का साथ देने से कतरा रहे हैं, वो नहीं देना चाहते। डर जो आतंकियों का था वो ख़त्म हो रहा है आवाम के अंदर से वहाँ पे, और वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, और इसी वजह से सटीक इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसके चलते ऑपरेशन भी सटीक तरीके से किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे 2 जवान शहीद ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट में जो तेज़ी आई है वो उस ऐसे समय में आई है जब ये कहते हैं समर का वक्त होता है, मेजर जनरल के सिन्हा, और जब ये लोग सबसे ज़्यादा हरकत में आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से और वहाँ जिहादी आउटफिट पे तंजीमों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कोई ना कोई कारनामा यहाँ करके दिखाएं, माहौल को बिगाड़ दें। वरना जिस तरह से, जिस तेज़ी से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से लद्दाख आगे बढ़ रहा है, उनके हाथ से जो उनका जो सालों का एक नैरेटिव है वो फिसलता जा रहा है। उनका आधार ही उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी सेना का कश्मीर है, और वो ही छिन रहा है। अब तो आज डिलिमिटेशन पैनल ने भी कह दिया है भाई POJK में भी इलेक्शन कराएंगे, वहाँ के जो रिक्त स्थान हैं उनको भी भरेंगे। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, ये फिसलते जा रहे हैं। देखिए आनंद, आप बहुत सटीक बात कर रहे हैं। देखिए इन चीजों को 3-4 चीजों से मैं जोड़ के देखता हूं। पहला तो देखिए, जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में एक समीक्षा आई थी, उसमें कहा गया था 271 आपके आतंकवादी जनवरी के महीने में पूरे कश्मीर के अंदर में है। दूसरी बात, जब हमारा सीज फायर हुआ, जो कि अभी भी होल्ड कर रहा है, आपने सुना होगा हमारे आर्मी चीफ को और बिपिन रावत साहब को कि होल्ड कर रहा है, और उनके इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है। ये 2 बात। दूसरा, IG पुलिस विजय कुमार को आपने सुना कि हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो बढ़ी है, आतंकवादी की संख्या नहीं बढ़ी, हमारे ऑपरेशंस बढ़े हैं, ये उन्होंने। और आपने जैसा बताया 15 दिनों के अंदर में 18 आतंकवादियों का मारा जाना। सोपोर, जो कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर, इस इलाके में बड़े जखीरा का पकड़ा जाना, बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। और जब हम बात कर रहे हैं तो कुलगाम में ऑपरेशन जारी है, और एक ऑपरेशन जम्मू के इलाके में 4 आतंकवादी देखे गए हैं जो कि आर्मी के यूनिफॉर्म में बिग बैग के साथ हैं अभी, तो वो उसको घेरने की प्रक्रिया। तो आप ये देखिए कि किन कारणों से ये चीजें हो रही हैं। आपको पता होना चाहिए, जुलाई ऑफ कोर्स ये पीक समय होता है जबकि इन्फिल्ट्रेशंस ये होंगे और चीजें बढ़ेंगी, और आने वाले समय में 2 महीने बहुत ही अहम होते हैं, जो कि आपको सर्दियों के समय ये चीजें नहीं। पिछले साल सर्दी में भी कोई गिरावट नहीं आई, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। पर सबसे बड़ी बात जिसकी विश्लेषण मैं करता हूं वो है हमारी चिंताएं, जो कि व्यवस्था हो, जिलों में उत्पादन की व्यवस्था हो, उसके लिए फैसला ये पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश, यहाँ पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी कल आया, उन्होंने बोला MY फैक्टर नहीं चलेगा, A to Z फैक्टर चलेगा, कैसे देखते हैं? और वो आपको घेर रहे हैं। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं, वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए, आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकारी को ही छीन लिया जाएगा, अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का DM SP खुद
चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ये आक्रामकता खाली दिखावा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। शुक्रिया अखिलेश जी। 2 मिनट का एक टाइम दे दीजिए, बात कर लूँ आप। कर लो बात, तुम यहीं बैठ खड़े हो, किसने रोका तुम्हें? यहीं से लगाओ, कहाँ लाओ कोविड दे जाओगे, यहीं से खड़े हो जाओ। कहाँ से? नहीं, वहां से नहीं हो पाएगी, यहाँ सामने आ जाओ। अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां ये कहा गया कि यूपी की जनता का अपमान है, यूपी में जो हिंसा हुई, जो पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव थे और उसके बाद वहां पर जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, का समाजवादी पार्टी का आरोप है कि एक बहन को अपमानित किया गया और जिसने भी इसे किया, जो कृत्य किया है, आरोप यह है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश से ये आती हुई खबर। लखीमपुर की एक घटना हुई, वो महिला आज आपसे मिली, समाजवादी पार्टी उस लेडी के साथ मतलब किस तरीके से पार्टी साथ में खड़ी है? उत्तर प्रदेश की सबसे सम्मानित विधानसभा के सबसे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब उन्हें अपमानित होना पड़ा हो, अपने नामांकन, अपने पर्चा फाइल करने के लिए उन्हें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करना पड़ा हो, जब स्पीकर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, और हमारी जो बहन है, क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी, या अपनी बहन का सहयोग करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के पर्चे भर जाए, उसके लिए तो आखिरकार कौन है हिम्मत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की? ये मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिरकार ये गुंडों को खुली छूट किसने दी है? बीजेपी महिला बेटी बचाओ के अलावा नहीं, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली का क्या नकाब नहीं उतर गया भारतीय जनता पार्टी का? पार्टी किस तरीके से उसका साथ देगी? हम पूरी समाजवादी पार्टी उस परिवार है। बहन का यही नहीं बल्कि उसके पर्स से जो चीजें चोरी हुई है, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उन चीजों को वापस कराएगा, डीएमएसपी चीजें सब वापस कराए। जो उस बहन की चोरी हुई या उसके पर्स में जो पैसा चोरी हुआ है, वो पूरा का पूरा प्रशासन को दिलवाना चाहिए वापस। सर, कितने शर्मनाक बात है अगर एक महिला के साथ इस तरीके से होता है और अधिकारी वहाँ सब देखते हैं। आपको लगता है कि क्या शासन के या सरकार के इशारे में पूरी तरीके ये पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है आगे आने वाले किस तरीके से जवाब देगी जनता? उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। मायावती जी का कहना है कि आप समाजवादी पार्टी से दिखावे के लिए करें, क्योंकि 2022 का चुनाव पास। मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानना होगा जमीन पे समाजवादी कार्यकर्ताओं पे कितना उत्पीड़न हुआ, कितने मुकदमे लगे, कितने झूठे केसों में फंसाया गया, किस तरीके से घर नापे गए, किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी का मकान तोड़ दिया गया, पुलिस ने कितना गलत व्यवहार किया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता लड़े हैं। लगता है कि क्या बीजेपी चूंकि फेल है हर मोर्चे पे, इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी खींच बचाने की? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री फेल हैं, उनको पास काम बताने को नहीं है, केवल अपनी सत्ता की ताकत से गिनती बढ़ाना चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख उनके ज्यादा हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके ज्यादा हैं। जब जनता ने हरा दिया, केवल अपना परसेप्शन बिल्डअप कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जगह दी है, जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। अब ये जो घटना उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान हुई है, जहां अलग अलग जगहों पर सिद्धार्थनगर, सीतापुर, गोरखपुर, संभल जैसे इलाकों में वायलेंस हुआ, और ये जो तस्वीरें निकल के आई जहां पर मुन्नी देवी जैसी एक कैंडिडेट थी जो अपना नामांकन भरने आई, तो वहां पर गोलियां भी चली, बॉम्ब लागे गए और कुछ महिलाओं के साथ गलत अभद्र व्यवहार हुआ। इसका सारा ठीकरा जो है विपक्ष बीजेपी पर फोड़ रही है। ये कह रही है कि ये बीजेपी की वजह से ये हुआ है। जिस तरह से फायरिंग हुई, गोलियां चली, उनके जो कार्ट्रिजेस की तस्वीरें आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी का कहना ये है
कि जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर अभद्र हो रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और बर्बरता की जा रही है और विपक्ष को नामांकन भरने से रोका गया, ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव की बात हमने आपके सामने रखी, वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां दहशतगर्दों को ठोक दिया जा रहा है। देश के दुश्मनों को सीधा ये मैसेज है कि देश में दहशत फैलाओगे, देश विरोधी काम करोगे तो ठोक दिए जाओगे। पाकिस्तान की बंदूकें, पाकिस्तान की गोलियां यहां पर कारगर नहीं होंगी, उन्हें चलाने से पहले ही नाकाम कर दिया जाएगा, ये सीधा मैसेज है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कठुआ के जतवाल इलाके में 4 संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा के मुताबिक गांव वालों ने इलाके में 4 संदिग्ध लोगों को देखा, इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान सुरक्षा बल को आतंकियों के पैरों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल संदिग्धों की तलाश जारी है। पवन शर्मा जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। पवन, ये 4 संदिग्ध किस समय देखे गए और अब ये जो कोम्बिंग ऑपरेशंस है ये कहां तक फैला है? कहा जा रहा है 4 संदिग्धों के पैरों के निशान भी दिखे, किस दिशा में जा रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये कठुआ और सांबा जिले के मध्य में पड़ता है, जतवाल इलाका है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ही है। यहाँ पर बीती रात 4 लोग जो आर्मी यूनिफॉर्म में थे और हथियारों से लैस थे, उनको गांव वालों ने देखा था और पुलिस को सूचित किया था। उसके बाद ही इस पूरे इलाके को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की टीमें भी वहां पर लगी हुई हैं। पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और सुरक्षा बलों को इन 4 लोगों के पांव के निशान भी मिले हैं कि किस दिशा से आए थे और कहां की ओर गए हैं। यही कारण है कि जम्मू पठानकोट हाईवे से लेकर बॉर्डर तक के पूरे इलाके को घेर कर वहां पर घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुबह से ऑपरेशन ये शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। जी, अब यहाँ पर आपने कहा जतवाल इलाके में भी ये डेवलपमेंट हुई है। पवन, उसके साथ साथ अब रजौरी के सुंदरबनी में भी 2 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। एक दिन पहले आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए थे और उनके पार्थिव शरीर को जैसे ही रजौरी के अस्पताल में लाया गया तो वहाँ लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और फिर लोगों ने शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर फूल भी बरसाए। देखिए, ये रजौरी में 2 जवान जो शहीद हुए हैं, वहां पर 2 आतंकियों को भी मारने में सफलता मिल चुकी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अभी भी घेरा हुआ है। जिला रजौरी का सुंदरबनी इलाका पड़ता है और दद्दल करके LOC के पास एक एरिया है, काफी घना जंगल है, नदी नाले हैं। इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। वहां पर भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मारने में सफलता पा ली। हालांकि 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। दोनों जवानों के शव जो थे वो रजौरी अस्पताल में लाए गए थे और वहां पर काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे थे और उन्होंने पुष्प वर्षा कर वहां पर इन जवानों को श्रद्धांजलि भी दी थी। अभी भी सुंदरबनी के इलाके में आर्मी ने पूरे एरिया को घेरा हुआ है। हालांकि कल रात से फायरिंग की आवाज नहीं आई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी शुरू है। पवन धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। जनरल के सिन्हा, आप विस्तार से बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर प्लान क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। वहाँ की जिहादी तंजीमों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो कोई ना कोई कारनामा करके दिखाएं। अगर हवाला के रूट बंद कर दिए गए हैं तो फिर अब वो ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रग्स को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हीरोइन के कट्टे जो हैं वो ड्रॉप किए जा रहे हैं, ये कहकर कि आप यहाँ मार्केट में हीरोइन बेचिए और पैसा निकालिए और इस पैसे को दहशत में इस्तेमाल कीजिए। जब उसको रोक दिया गया तो इन्होंने ड्रोन के जरिए अटैक करना शुरू किया और फिर पिछले जो 1.5-2 साल के अंदर जितने लोग यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पा चुके जिहादी तंजीमों से कई लोग जो हैं वो अलग अलग इंटीरियर्स में जम्मू कश्मीर के छुपे बैठे हैं। अब वो धीरे धीरे हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि घुसपैठ ज्यादा हो गई है, ऐसा अब यह है कि क्रैकडाउन ज्यादा हो गया है, कि ढूंढ कर अब उनको ठोकने का काम जो है इसमें तेजी आ गई है। देखिए नरसिम्हन, जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ही सटीक, मैं पहले भी बता रहा था। देखिए 270 एक आंकड़ा था जो जनवरी के समय आपने बताया 71 मारे गए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये 200 आतंकवादी यदि हैं और ये तंजीमें, और देखिए तंजीमें पहली बार इसमें अलबदर के भी मारे गए, तो अलबदर भी इसमें एक्टिव हो चुका है।
टीआरएफ आपने पहले भी जानते हैं, टीआरएफ और एक पीएफएफ की बात हो रही थी, जो पीपल्स जो फ्रंट बनाया था, वो ये एंटी फासिस्ट फ्रंट था, वो उसका खत्म हुआ है। इसकी बातें खुल के नहीं आती हैं। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है अभी, जो आप ड्रोन की बात कही और अफगान का भी बात करके, जनरल साहब एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए परिसीमन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि पीओजेके की 24 सीटें खाली ही रहेंगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुशील चंद्र ने कहा कि परिसीमन आयोग का काम अगले साल मार्च तक खत्म करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा सकें। बहुत बड़ा ऐलान। कहीं भारत का ये कहना कि देखिए हमारी संप्रभुता पीओजेके पर अब भी हमारा क्लेम रहेगा, ये 24 सीटें फिलहाल तो रिक्त रहेंगी, लेकिन आगे जाकर क्या इनमें भी लोगों को मनोनीत करने का कार्य शुरू होगा? गिलगित बाल्टिस्तान और पीओ जो बाकी पीओजेके है, जो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान अतिक्रमण कर बैठा है, वहां से भी क्या लोगों को अब मनोनीत किया जाएगा, उन्हें मौका दिया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल यह है। पवन शर्मा जुड़ रहे हैं जम्मू से। जी पवन। आप देखिए इन्होंने जो अभी अनाउंस किया है कि 24 सीट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की हैं, वो अभी खाली रहेंगी। उन्होंने बोला है कि सेक्शन 1(4) के तहत अभी वो सीटें खाली रह सकती हैं, लेकिन अगले साल मार्च तक हम पूरा परिसीमन आयोग की जो टीम है अपना काम पूरा करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो सके। लेकिन एक ये बड़ा बयान है, जिस तरह से भारत लगातार दावेदारी करता है कि पीओजेके पर हमारा हक है और वहां पर जो 24 सीट जो अभी तक रिजर्व थी वो अभी खाली रहेंगी, तो इसे लेकर भी कई क्यास लगाए जा सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये एक अच्छी खबर होगी कि परिसीमन आयोग जो जहां पर पहुंचा था, उसने लगभग जितने भी लोगों से, सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से भेंट की है। उसके बाद ये कहा है कि मार्च तक हम अपना काम खत्म कर लेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। जी, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ साथ जो परिसीमन आयोग का ये जो कहना कि ये 24 सीटें वैसी ही रहेंगी, कहीं ना कहीं क्या ये एक इंटेंशन है कि गिलगिट, बाल्टी या फिर मीरपुरी जो हैं, इनको यहाँ पर मौका दिया जाए जो कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है, क्योंकि पीओके रिफ्यूजी जो हैं, जिसमें अधिकांश जो है वो मीरपुर, कोटली, भाग, मुजफ्फराबाद से लोग जहां पर जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर का अहम हिस्सा इसमें रहा है और 24 सीटें जो अभी खाली रहेंगी, इसमें कहीं ना कहीं ये लोग उसके दावेदार होंगे जो वहां से पलायन करके जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। तो ये एक बड़ी पहल हो सकती है अगर इस ओर पर कार्रवाई होती है तो। जी, जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। क्या आपको लगता है कि एक सॉफ्ट तरीके से भी हमको हमारी संप्रभुता को बताना जरूरी है, इसको रिक्त छोड़ना जरूरी नहीं? रिक्त छोड़ने से ज्यादा अब गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर, मुजफ्फराबाद, इस इलाके से जो लोग यहाँ भारत से जुड़े हैं, उनको इस पे नॉमिनेशन करने की जरूरत है, उनको लाने की जरूरत है। 100%। देखिए, सारी की सारी आस लगी है जब प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जब जम्मू एंड कश्मीर की राज्य का गठन होगा। अभी यूनियन टेरिटरी के अंदर तो इलेक्शंस नहीं होने हैं। जब परिसीमन की कार्रवाई, जो डिलिमिटेशन की कार्रवाई हो जाती है, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आज की घोषणा है कि वो रिक्त रहेगी, माने हमने उसको मुहर लगा दी कि ये तो आपके राज्य के लिए है। हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर भी उनके 3 सीटें होती हैं, तो वो 3 सीट भी यहाँ रिक्त रहती है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के जब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन। तो इस बार पूरी आस ये लगी है जब भी हो इलेक्शन, तो ये 24 सीटों के ऊपर भी इलेक्शन होगी, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अंटिल हम इसको फिर से छोड़ देंगे तो ये आप कहते हैं मनोनीत करने की, मेरे ख्याल से इलेक्शंस होंगे और बहुत सारे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जनरल साहब, यहाँ पर मनोनीत करिए या फिर वहां पर चुनाव कराइए और कैसे भी कर इनको धीरे धीरे वापस पूरी तरह से जोड़िए और कहिए कि आप हमारा अभिन्न अंग हैं। सिर्फ पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन नहीं है, हमारा वादा भी है, हमारा इरादा भी है। जनरल के सिन्हा, संदीप बोल, रिफत और पवन शर्मा, धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में अब खबर यूपी ब्लॉक चुनाव में हिंसा से जुड़ी।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कई जिलों में जमकर बवाल हुआ। राज्य के ज्यादातर जिलों से कल हिंसा और बवाल की खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर बमबाजी और फायरिंग भी हुई है। अलीगढ़ हो, लखीमपुर खीरी हो या गोरखपुर, पीलीभीत हो, गोंडा हो या देवरिया, सभी जगह से तस्वीरें करीब एक सी आई हैं। कुछ जगहों पर हाथापाई और मारपीट की घटना भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। सीतापुर, जौनपुर, ईटा, बहरेच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार को नामांकन नहीं भरने दिया और नामांकन के पर्चे फाड़ दिए गए। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन किया है। हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं ब्लॉक चुनाव में हुई हिंसा पर अब थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के इशारे पर हिंसा का आरोप लगाया। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। अब वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जब पूरे राज्य में हिंसा हो रही थी तो अधिकारियों के मोबाइल क्यों बंद थे? पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से। अजीत, सबसे पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का इस पर क्या कहना है? सारा जो आरोप है सीधा योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पर मढ़ा जा रहा है कि उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। अजीत से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था मनोज, और वहां पर क्या आरोप किस पर लग रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या दलील दी जा रही है? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज शर्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अजीत सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। अजीत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या कहना है? आरोप, सारी पार्टियां जो हैं बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर किसी का ये कहना है कि आप लोगों ने जानबूझकर हिंसा को होने दिया और आपके कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसको हवा दी। देखिए, बिल्कुल आनंद, समाजवादी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर ये कराया और उनके डीएमएसपी जो उनके पर्चे फाड़े जा रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, सबके पीछे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के इशारे पर। और खुद सपा के एमएलसी सुनील साजन ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, अब हम डीएमएसपी से लड़ रहे हैं और ऐसे लोगों की सूची बना रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सीतापुर से आई, लखीमपुर खीरी से आई, जौनपुर से आई, बहराइच में आज भी एक हत्या हो गई, कल भी बवाल हुआ था, तो उसको लेकर सपा ये जरूर कह रही है कि बीजेपी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और अपने इशारे पर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कहना है, सरकार के मंत्रियों का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष में भी प्रत्याशी नहीं पाए और अब ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी में भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन कई जगह हिंसा हुई, इस बात को सरकार के मंत्री ने स्वीकारा और खुद एडीजी एलओ सामने आए और उन्होंने, प्रशांत कुमार ने कहा कि हमने 14 जगह एफआईआर की है और कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम इस पूरे उपद्रव की जांच कर रहे हैं। लेकिन आपने सीतापुर में देखा होगा कि खुलेआम गोली चली, खुलेआम बम सड़क पर चल रहे थे और पुलिस को भी वहां से भागना पड़ रहा था, हाईवे जाम हो गया। बहराइच में आज एक हत्या हो गई बीडीसी के भाई की। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने हिंसा की है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि गृह विभाग की तरफ से पहले ही सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों को कहा गया था कि हर एक ब्लॉक मुख्यालय पर जहां नामांकन हो रहा है, एक डिप्टी एसपी रैंक का अफसर होगा और 2 एसएचओ और उनकी फोर्स होगी। लेकिन कई जगह ये फोर्स और ये डिप्टी एसपी बवाल को रोक नहीं पाया और बवाल जमकर हुआ। तो अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़ी करे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कहीं कपड़े फाड़े जा रहे हैं, अधिकारियों ने मोबाइल बंद कर लिया और हम ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अखिलेश यादव जरूर आज हमलावर हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग हमलावर हुए हैं, दूसरे दल के लिए लोग हमलावर हुए, लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि
ये उपद्रव फैलाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के लोग ये बवाल कर रहे हैं और हम कार्रवाई करेंगे। आनंद जी, तो ये कौन कौन है जो बवाल कर रहे थे, कौन कौन है जिन्होंने फायरिंग की? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, मनोज बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में कल जो महिला प्रस्ताव रितु सिंह के महिला प्रस्ताव अनिता के साथ जो अभद्र व्यवहार किया था, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये यश वर्मा नाम का एक आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक ब्रज किशोर है जो फरार चल रहा है। ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी नहीं आया है, लेकिन सपा का आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लखीमपुर में कल घटना घटी, प्रशासन का फेलियर जरूर कहलाएगा कि किस तरीके से एक प्रशासन के लोगों के बीच, अधिकारी मौजूद थे, उनके बीच दो युवक आते हैं, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, साथ मारपीट करते हैं। एक पर्चा भरने जा रही प्रत्याशी का पर्चा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें प्रशासन का फेलियर जरूर कहा जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होना निंदनीय जरूर है। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन ने, जब मामला वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ 5 धाराओं में 147, 171, 354, 392 और 447 के धाराओं, आईपीसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। 4 टीमें इनकी गिरफ्तारी में लगा दी गई हैं। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गया है और एक आरोपी के गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस तरीके से जो भी लोग सामने आएंगे या जो भी आरोपी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी हक नहीं बनता कि इस तरह का व्यवहार करे, मनोज। वहीं इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। मायावती ने इन घटनाओं से समाजवादी पार्टी शासनकाल की याद दिलाई और बताया कि क्यों उनकी पार्टी ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धनबल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि जो हो रही है, वो समाजवादी पार्टी के शासन की ऐसे ही अनेकों यादें ताज़ा करती है। इसलिए इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया है, ये बात कह रही है मायावती। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप जो है वो और तीखे स्वर पकड़ रहा है। इससे पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके राज्य की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पीएम साहब और सीएम साहब, इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों को का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की, कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे आरोपों पर बीजेपी का क्या कहना है? सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन की प्रक्रिया पर रोकना, किसी का पर्चा फाड़ना, ये कहां तक सही है? और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाओं पर आक्रमण पर और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से जुड़े हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। देखिए बिल्कुल आनंद, इसमें सरकार की तरफ से खुद मोहसिन रजा जो सरकार के मंत्री हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और 14 जगह हमने एफआईआर भी दर्ज की है। जिन्होंने भी अभद्रता की है या कानून को हाथ में लिया, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। लेकिन ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पर्चे फाड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बम चला दिया, गोलियां चला दी, जो प्रस्तावक थे, जिस तरह हुआ सीतापुर में मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया, उसके बाद गोलियां चली, गोले दागे गए खुलेआम, वो आरोप से बिल्कुल बीजेपी दरकिनार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वो उपद्रवी लोग हैं जो लगातार उपद्रव करते रहे। हमारा जनाधार बढ़ा जो इनको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लगातार आप चाहे हरदोई के संडीला की बात करें, कन्नौज की बात करें, लखीमपुर खीरी, सीतापुर की बात करें, जौनपुर की बात करें, बहराइच की बात करें, सब जगह कहीं ना कहीं जो बवाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये दूसरे दल के लोग हैं जो गुंडई पे उतारू हैं, जबरन ये काम करना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने ना ही पर्चे फाड़े हैं, ना ही गोलियां चलाई। जिन्होंने पर्चे फाड़े हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मसले को पुरजोर तरीके से उठाया और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आनंद, और ये कह दिया कि हम ऐसे अफसरों की लिस्ट बना रहे हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। कई अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर लिए, जिससे गुंडई लगातार होती रही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीटे जाते रहे, उन पर गोलियां चलाई गई। तो हम ऐसे लोगों की सूची बना रहे हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि 295 सीटों पर लगभग निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, जिसे बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल के लोग जीते हैं। ये आरोप समाजवादी पार्टी का। फिलहाल अब इस पूरे मसले पर सियासत चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आनंद।
ये आरोप प्रत्यारोप भले ही चलते रहें, लेकिन अगर एक भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का जिम्मेदार है अभद्र व्यवहार के लिए, गोलियां चलाने के लिए, बमबारी करने के लिए, तो फिर उन्हें किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। सर, हिंसा को लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी गुंडाई कर रही है, उनके पर्चे या तो नामांकन नहीं होने दे रहे हैं या फिर पर्चे छीन लिए जा रहे हैं। देखिए, आपने देखा जिस तरह से अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे, कोई इनके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह से गुंडई और जिस तरह से माफियाइज्म इन्होंने फैलाया था समाजवादी पार्टी ने, उससे प्रदेश और देश की जनता त्रस्त हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में हर जगह गांव, गरीब, किसान परेशान था समाजवादी पार्टी से। उसका परिणाम आपने देखा कि 67 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीत कर आए। आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो अपने प्रश्न उठाया, ये आरोप ही तो लगा रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। जिस तरह से कल इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका आपको बता रहा हूं कि उस आरोप का जवाब तो इनके ही प्रवक्ता दे रहे हैं। खड़े होकर अगर कोई आधिकारिक तौर पर अपनी बात कर रहा है, कोई भी हमारा कार्यकर्ता, और वो जा रहा है पर्चा भरने के लिए, तो उसको इनके प्रवक्ता रोक रहे हैं और कह रहे हैं तुम कब से गुंडाई करने लगे। किसने कहा, नाम बताइए। इनके प्रवक्ता सुनील साजन जी का आपने देखा कि वीडियो चल रहा है, और वो कह रहे हैं, खड़े हुए हमारे पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं, और कोई हमारा कार्यकर्ता अगर वो कोई वहां पर जा रहा है पर्चा भरने के लिए, प्रत्याशी हमारा, तो उससे कह रहे हैं कि तुम कब से गुंडाई करने लगे, ये अधिकार तो हमें है, समाजवादी पार्टी के लोगों को है। तो मतलब इस तरह की चीज कहना ये दर्शाता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ज्यादातर विजुअल्स में आप देखें, लाल टोपी लगाकर कौन लोग गुंडाई करते दिखाई दे रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, अजीत भी हमारे साथ हैं। मनोज, जो लखीमपुर खेरी में जो घटना घटी, क्या उसमें विपक्ष की कुछ ऐसी पार्टियां भी थीं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुन्नी देवी का किस्सा जो सामने निकल के आया, वो तो निर्दलीय थी, और उस पर अगर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है, तो वहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी के तत्व भी थे जो कि वहाँ पर अराजकता फैला रहे थे? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? क्या ये बात सही है कि अधिकारियों का जो फोन था वो आउट ऑफ नेटवर्क था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों वहां पे मौजूद थे। उसी के दौरान ये घटना घटी है। समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने ये महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई अभी बयान नहीं आया। बीजेपी के लोगों की तरफ से कोई जो चिन्हित लोग की है, लेकिन प्रशासन के लोगों ने दो जो ब्रज किशोर और क्या नाम यश वर्मा को जो चिन्हित किया था और जो तहरीर में नाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जवाबदेही तो प्रशासन की जरूर बनती है कि प्रशासन के अधिकारियों के सामने इस तरीके का एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी होगा इसमें। जी मनोज, वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू की भी का भी बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश ब्लॉक चुनाव में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के जो हिंसा हुई है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अजीत, अब इसके बाद आगे क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबको चिन्हित करने की जरूरत है जिन्होंने उपद्रव फैलाया। अगर ये समाजवादी पार्टी के हैं तो फिर उनको आगे करें, उनके नाम आगे करें, उनके चेहरे आगे करें कि इनके पास बम कहां से आए, इनके पास फायरिंग कैसे हो गई, गोलियां कहां से आ गई। और अगर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के पर्चे जब दाखिल करने हैं तब ऐसा घटता है, तो आगे जाकर क्या उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा की चुनाव होंगे तब किस तरह के दंगेबाजी हम देखेंगे, किस तरह की लड़ाइयां हम देखेंगे? ये तो बंगाल जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रहा है। देखिए बिल्कुल आनंद, जैसे ही बंगाल की तरह जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती हैं जो विपक्षी पार्टियां। और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर किसी ने गोली चलाई है, किसी ने बम फेंके हैं, किसी ने पर्चे फाड़े हैं, उसका एविडेंस दीजिए और कार्रवाई की जाएगी। और हमारे पुलिस ने 14 जगह एफआईआर भी की है, गिरफ्तारी भी की है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच सब जगह गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई की जा रही। लेकिन इसे जात के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं बांटना होगा। पार्टियां लड़ती हैं, और जैसे सीतापुर की बात पर सीधे भाजपा कह रही कि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे मुन्नी देवी, उनके प्रस्तावकों का अपहरण हुआ। जिन्होंने गोली चलाई उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पुलिस मौजूद थी, रोकने की कोशिश की जा रही थी। बहराइच में जो हत्या हुई उसमें भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहां भी गिरफ्तारी हुई। तो अब 2022 का चुनाव आनंद जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ऐसे मुद्दों पर सियासत आपको देखने को मिलेगी।
वो चाहे जैसे ओवैसी आएंगे तो सियासत होगी, कोई कहीं विवाद होगा तब सियासत होगी। जिला पंचायत में आपने देखा कि उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ, ब्लॉक प्रमुख का लेकर, हालांकि आज 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय, अभी इसके बाद भी नई सियासत होगी कि कितने लोगों ने नामांकन पत्र वापस लिए, क्या उन्होंने जबरन ले लिए या उनसे दिलाया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया कि जिसने कानून में हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने भी टीम 9 की बैठक में खुद एसीएस होम से कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, वो चाहे जिस दल का हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। अगर सीएम कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेंटेन रहना चाहिए, कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, तो आप समझिए कि कार्रवाई होनी तय है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये जरूर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेंगे। शायद वो इस बात को भूल गए कि जब उनकी सरकार प्रदेश में हुआ करती थी तब भी ऐसे होता था। ये जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और हमेशा इसमें सत्ता पर आरोप लगते हैं, पहले की सरकारों पर लगते रहे और इस सरकार पर भी लग रहे हैं। तो ये सियासत का दौर चलेगा। आरोप प्रत्यारोप एक जगह है, लेकिन लोगों का बेखौफ होकर आकर अपना पर्चा भरना और ये उनका हक है और इस हक को उनको देना, उनसे छीना नहीं जा सकता। लखीमपुर खीरी में जिनके साथ जो घटना हुई, उनकी तरफ से कोई बयान आया है, ये इस पर भी हम नजर रखेंगे। मनोज शर्मा और अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर।